हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज अपने वीडियो के थर्ड डे में, अपने 15 डेज चैलेंज के थर्ड डे में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। यानी इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कैसे वर्कआउट करती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस तरीके से एक इकोनॉमी वर्कआउट कर सकती है, ये है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग कि 5 साल के लिए हम वो कौन कौन से प्लान हैं जो एक इंडियन गवर्नमेंट बनाती है देश को चलाने के लिए। तो ये सारी बातें आज हम वीडियोज़ में क्लियर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम इकोनॉमिक सिस्टम पे। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब आपकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से मूव करती है, रिसोर्सेज किसके हाथ में है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, यही सारी बातें जो है वो आपकी इकोनॉमी जो है वो डिसाइड करती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीन्स बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, यानी कि सोसाइटी या गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी या प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसे हम किस तरीके से बांटें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्विसेज गुड्स अक्रॉस द रीजन और अ कंट्री। तो एक कंट्री के अंदर रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरीके से एक बंदा उस रिसोर्सेज को यूज करेगा, देश के लोग उस रिसोर्सेज को यूज करेंगे, ये है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। अब वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट के हाथ में भी हो सकता है और वो दोनों के हाथ में भी हो सकता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम आपके 3 टाइप के हैं। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब जहां पर सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में है। दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी सोशलिस्ट मतलब नाम से पता लग रहा है कि गवर्नमेंट के हाथों में है। और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के दोनों मिलकर ही अपने देश को, अपने रिसोर्सेज को चलाते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की फुल डिटेल डेफिनेशन। तो हमने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जो प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है, जहां पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। तो लिखता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर द 2 वाइटल एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ही इकोनॉमी के कर्ता धर्ता है। सारी के सारे डिसीजन जो है वो इन लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। इंडिविजुअल्स आर फ्री टू ओन एंड कंट्रोल देयर रिसोर्सेज। सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारे जो साधन हैं वो किन के हाथ में है? प्राइवेट लोगों के हाथ में है, इन कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के हाथ में। कंज्यूमर जो चाहेगा वो खरीदेगा, प्रोड्यूसर जो चाहेगा वो बनाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। एवरी इंडिविजुअल, everyone is independent to choose his or her own business profession और occupation। एक बंदा बिल्कुल फ्री है, वो क्या काम करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, प्रोफेशन डॉक्टर बनना चाहता है, सब फ्री है, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री ट्रेड इकोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी दखलंदाजी नहीं होती। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट इकोनॉमी है और यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ कानून बनाने के लिए है और कुछ यहाँ पर उसकी वैल्यू नहीं है। दूसरी इकोनॉमी है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाम से ही पता लग रहा है सारे के सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में होंगे? सोसाइटी के हाथ में, और सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट। तो कह रहे सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ए इकोनॉमी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? सोसाइटी लेगी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द सोसाइटी। इन यहाँ पर रिसोर्सेज की, साधन की मालिक कौन होगी? अकेली सोसाइटी। एंड आर यूज्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और यहाँ पर लोगों की भलाई ही मोटिव था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट ही मोटिव था, अपनी जेबें भरना ही मोटिव था, लेकिन यहाँ पर लोगों की भलाई करना ही वेलफेयर मोटिव है। और इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। सारे के सारे जो डिसीजन है वो कौन लेगा? वो आपकी गवर्नमेंट लेगी। यहाँ ने के सोसाइटी से पूछकर ही सारे के सारे डिसीजन लिए जाएंगे। इंडिविजुअल इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी डू नॉट हैव राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, सारे के सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के होते हैं, पर्सनल किसी का कोई अधिकार नहीं होता।
द इकोनॉमी इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्लानिंग कमीशन। देश की प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल अथॉरिटी ही यहाँ पर सारे डिसीजन लेगी। इनकम इनइक्वालिटी इज लीस्ट, यानी यहाँ पर जो इनकम का बंटवारा होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। अमीर और गरीब जैसा कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं होता, सारे सेम लेवल पर होते हैं। यही है आपकी सोशलिस्ट। प्रैक्टिकल बात करें तो 100% कहीं भी सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी टाइप आपके पास आ जाती है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी आपका दोनों का मिला जुला वर्जन है, यानी प्राइवेट और पब्लिक जब मिलकर काम करते हैं तब आपकी बन जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब एक साथ लेवल पर आ जाती है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फुली ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ काम तो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जैसे सपोज करो न्यूक्लियर हो गया, डिफेंस हो गया, ऐसे कुछ जरूरी काम जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। बाकी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट। सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होती। प्राइवेट लोग भी यहां पर काम कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स आर को एग्जिस्ट। प्राइवेट और पब्लिक दोनों के दोनों सेक्टर मिलकर यहां काम करते हैं। और इंडिया के अंदर जो सिस्टम है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके है मेरी बात। तो यही थे आपके 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग पे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? देखो, इकोनॉमिक और प्लानिंग दो अलग अलग वर्ड है। देश को चलाने के लिए हमें प्लान करना पड़ता है, हमें फ्यूचर के लिए कुछ काम कुछ डिसाइड करके रखने पड़ते हैं, दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होते हैं। तो फ्यूचर में हम क्या डिसाइड करें? सपोज करो अभी कोरोना है, तो उसके बारे में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में, कैसे उससे फाइट करनी है, कहां पर पैसे खर्च होंगे, कहां रिसोर्सेज लगाने हैं, क्या चीज की हमारे पास कमी है। तो ये सारी चीजें जो हमें पहले से ही सोच के रखनी पड़ती है, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। अरे भाई, रिसोर्सेज और साधन तो अपने पास कम है ना, तो हमारे पास चीजें और रिसोर्सेज तो कम है, तो हमें उसे यूटिलाइज करना पड़ता है इस तरीके से कि जो देश के लिए सबसे पहले जरूरी है वही चीजें खर्च की जाए, उसके बाद हम ऐशो आराम की सोचेंगे। सबसे पहले सपोज करो रोटी कपड़ा और मकान पूरा हो जाए, फूड क्लोथिंग और शेल्टर हमारे घर पर हमारे देश में हो, उसके बाद हम सोचेंगे कि घर में रोल्स रॉय आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो यानी कि नेशनल प्रायोरिटीज के हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करेंगे, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। तो इन इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन बाय प्लानिंग कमीशन। ये एस्टैब्लिश कब हुआ? 1950 में एस्टैब्लिश हुआ। और जब एस्टैब्लिश हुआ तो उनके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर महालनोबिस। उनके बाद ये बंदे ऐसे थे जिन्होंने सारी की सारी प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइन तैयार की, उन्होंने ही सारी की सारी चेयरमैनशिप में सारे डिसीजंस फॉलो किए। नाउ इसका नाम 2015 में फरवरी के अंदर चेंज करके नीति आयोग रख दिया। नीति का मतलब फिर से आपकी प्लानिंग होती है, आपकी आइडियोलॉजी होती है कि आप फ्यूचर में क्या काम करने जा रहे हो। तो इसीलिए इसका नया नाम जो पिछले से चेंज हो गया, दैट इज प्लानिंग कमीशन का नया नाम हो गया नीति आयोग। इसके बाद डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा था, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था। देखो, नाम से या डिसीजन पढ़ते ही पता लग जाएगा। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट टू डायरेक्ट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सो दैट द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका सीधा सीधा सा मतलब है सारे के सारे डिसीजन यहाँ पर डिमांड और सप्लाई लेगी। इसका मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लेगी, मार्केट फोर्सेस ही सारे के सारे डिसीजंस को कंडक्ट करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो, मैं एग्जाम्पल लेता हूं मास्क और सैनिटाइजर का प्राइस। तो डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइसेस ज़्यादा हो गए, और डिमांड कम हुई तो प्राइसेस कम हो गए। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता अगर, दैट इज अ डायरेक्टिव प्लानिंग।
लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या कहती है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहती है कि गवर्नमेंट ने बीच में एंटर किया और कहा कि भाई मास्क का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसने लिमिट फिक्स कर दी, दैट इज आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इटसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब गवर्नमेंट ही यहाँ पर इंक्लूड कर लेती है चीज़ों को, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेती है और डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेना शुरू कर देती है, तब आपकी वो बन जाती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इसके बाद आपके पास टाइप ऑफ गोल, हमने पढ़ा था 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान, भाई आज मैंने सपोज करो ये कहा कि मैं MBA करूंगा, 5 साल बाद वो चीज़ होगी, तो क्या मैं 5 साल तक कोई प्लान नहीं करूंगा? ऐसा नहीं होगा। तो जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करता हूं, 5 साल 10 साल के लिए प्लान करता हूं, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स, और उन 5 साल के प्लान को अचीव करने के लिए जब मैं छोटे छोटे गोल्स बनाता हूं, दैट इज मेरे शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो ये दोनों चीजें ही प्लान स्पेसिफिक है। अगर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म वाला, उसे अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म गोल्स। तो 5 ईयर प्लान्स लॉन्ग टर्म हो गए और उन्हें अचीव करने के लिए बनाए गए छोटे छोटे प्लान शॉर्ट पीरियड गोल्स हो गए। तो कह रहा है इट इज कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान। तो लॉन्ग टर्म पीरियड गोल्स के बारे में क्या कहता है? ये 5 साल के गोल है भाई, लंबे समय तक चलेंगे, इट इज कॉमन। तो क्या हो सकता है? जो मोदी जी, राहुल गांधी अपने इलेक्शंस में कहते हैं, दैट इज आपके लॉन्ग पीरियड गोल्स। भाई देश में तरक्की होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, अच्छा GDP बढ़नी चाहिए, नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। तो ये कॉमन होते हैं हर जगह पर। 50 साल देश जब से आज़ाद हुआ था तब से लेके आज तक ये बेचारे वही चलते आ रहे हैं और आगे 50 साल में भी यही चलते रहेंगे। तो जर्नल स्टडीज एज कॉमन गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो इनके कुछ और नाम भी दे दिए, कॉमन गोल्स भी इसे कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग भी इसे कह सकते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट आर द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तब भी मुझे लॉन्ग पीरियड गोल्स लिखने हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, तब भी मुझे यही लॉन्ग पीरियड गोल्स लिखने हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स कौन से होंगे? इट इज प्लान स्पेसिफिक। प्लान स्पेसिफिक का मतलब भैया 5 साल के लिए आपने क्या गोल बनाया, उसी के हिसाब से ये होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि हमें GDP बढ़ानी है, तो शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होंगे? शॉर्ट पीरियड गोल्स होंगे नई नई फैक्ट्रियां खोलना, उनको क्रेडिट देना, उनको उधार देना, उनके लोन माफ करना। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं ये शॉर्ट पीरियड गोल्स करेगा। तो इसीलिए ये सारे के सारे प्लान स्पेसिफिक। जर्नल स्टडीज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान, जो प्लान आपने लॉन्ग टर्म के लिए सेट किया था उसे अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें मुझे इसमें पढ़नी पड़ती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है लॉन्ग टर्म पीरियड गोल्स के कॉमन गोल्स। कॉमन गोल में सबसे पहला गोल कौन सा है? दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब तरक्की। तरक्की का मतलब हम अपने देश की नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, GDP को बढ़ाना चाहते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब हम तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम पीरियड के लिए जब आप अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हो, दैट इज आपका ग्रोथ। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज एंड देयरफॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल विल इंक्रीज। वो कह रहे हैं GDP बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्शन इनकम बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो आपका देश तरक्की करेगा। दैट इज ग्रोथ। दूसरा कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट। हमेशा मेरी कोशिश क्या रहेगी? लोगों को रोजगार देने की। जितनी वर्कफोर्स मेरे देश में है, जितनी लेबर मेरे देश में है, उन सबको काम मिले, कोई भी बेरोजगार घर पर ना बैठा रहे, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जितनी भी लोग मेरे यहाँ हैं जो काम कर सकते हैं, उन सबको काम देना ही, उन सबको हायर करना ही फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क, जो काम कर सकते हैं, विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, उन सबको काम मिले, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इट लीड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ। सबको काम मिल गया तो सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो अपने आप ही देश अपना तरक्की करना शुरू कर देगा।
तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव कहता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लाना, लेकिन नई टेक्नोलॉजी लाने का मतलब ये नहीं है कि आप भैया फुली ऑटोमेटिक मशीनें ले आओ और लेबर को धक्के मार के बाहर निकाल दो। नहीं, यहां पर मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपने देश की तरक्की प्लस एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना। तो लिखते हैं मॉडर्नाइजेशन इज अ यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन इट डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लेकिन इसका कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी जो लेबर है वो निकाल दी जा रही है। भाई मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन ले आया और अपनी लेबर को मैंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो मॉडर्नाइजेशन ऐसी तरक्की का कोई फायदा नहीं है जहां पर हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो। इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक साथ हाथ मिलाकर साथ में चलें ताकि हैंड इन हैंड दोनों एक साथ तरक्की करें। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीज टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल, रिजल्ट इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ताकि मॉडर्नाइजेशन हो, तरक्की हो, लेकिन साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहे, यही इसका लॉजिक है। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इनकम बढ़े, इनकम से डिमांड बढ़े और डिमांड से फिर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, दैट इज रियल आपकी मॉडर्नाइजेशन। इसके बाद एक लॉन्ग पीरियड गोल आपके पास आ जाता है सेल्फ रिलायंस। आपको ये डायग्राम से पता लग जाएगा आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ डिपेंडेंट भारत, यानी कि हर चीज अपने देश में ही डेवलप हो जाए, हमें कभी भी विदेशियों पे, फॉरेन ट्रेडर्स के ऊपर डेवलप ना रहना पड़े, हम हर अपनी ज़रूरत की चीज़ अपने देश में बना सकें। इससे क्या होगा, इससे हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाने और आने से रुक जाएगी। तो सेल्फ रिलायंस इज रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशन, प्रिवेंटिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर मैं अपने आप ही वो चीज़ अपने देश में बना लूंगा तो मुझे बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो दैट मीन्स मैं अपनी फॉरेन करेंसी को बचा सकता हूं। दिस इज बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन करेंसीज फॉर फूड, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स। और इससे इंडिया की सोवरनिटी, इंडिया का राजस्व जो है वो मतलब आप कह सकते हो सेक्रीफाइस हो रहा था। लेकिन अब हम खुद सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया वाले कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी लॉन्ग पीरियड गोल्स में आ जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स। शॉर्ट पीरियड प्लान स्पेसिफिक होते हैं, एक ही 5 ईयर प्लान में कई सारे आपको गोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक चार्ट है जो हमें याद करना होता है। हम 10-5 आराम से आसान से याद कर लेते हैं ताकि अगर बाई चांस वो पेपर में कोई पूछ ले तो हम उसे एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा, ये डेट्स जो हैं 12 के 12 5 ईयर प्लान हमें दिखाई दे रहे हैं और 12 5 ईयर प्लान की डेट याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने आपको एक ये फॉर्मूला दिया है 3+3, 2+1 एंड 2+2। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो आसानी से मैं डेट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आया 1951 से 1956 में। इसके दो ही शॉर्ट मेन ऑब्जेक्टिव थे कि आपको एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ानी है और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर बराबर होना चाहिए, सेम लेवल पर होना चाहिए। तो ऐसे आपके पास कई सारे प्लान हैं, तो आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें याद कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ाना सेकंड का, सेल्फ सफिशिएंसी, फिर प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी। तो एक एक कोई भी पॉइंट आप प्लान का याद कर सकते हो। ये चार्ट हमने आपको दे दिया। लेकिन अब ये 3+3 क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले याद करने का तरीका क्या है, 3+3 पहले 3 प्लान आए और फिर 3 साल का गैप आया। याद रखने की डिटेल देखो, 5 ईयर प्लान है, 51 में पहला प्लान आया तो 5 साल चला, यानी कि 56 तक चला। दूसरा प्लान 56 से लेके फिर 5 साल, दैट इज 61 तक चला। 61 से फिर तीसरा प्लान आया, 5 साल यानी 66 तक चला, 3 साल हो गए। अब 3+3 3 साल का गैप हो गया, 66 से 3 साल का गैप यानी 67, 68 और 69 में फिर प्लान आया होगा। अब 2+1 यानी कि 2 प्लान आए, 69 से 74 और 74 से 79। 2 प्लान आने के बाद 1 साल का गैप, 79 के बाद 1 साल का गैप मतलब 80 तक का गैप। उसके बाद फिर से 2 प्लान आए, फिर 2 साल का गैप, तो यानी 80 से 85 हो गया, 85 से 90 हो गया, 90 के बाद 2 साल का गैप,
2 साल मतलब 92 में आया होगा फिर प्लान। 92 से लेके अब तक कंसिस्टेंट है भैया। 5 साल जोड़ते चले जाओ, 95 से 5 साल, 97, 97 से 5 साल, 2002, इस तरीके से आप जोड़ते चले जाओगे तो आप करंट 12th ईयर प्लान तक पहुंच जाओगे। तो ये तरीका है इस चीज़ को याद रखने का, और कभी भी आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब वो किसी भी प्लान की डेट पूछ ले, भैया 6th प्लान कब आया, तो मैं अपने आप अपने फॉर्मूले को जोड़ सकता हूँ और आसानी से डेट लिख सकता हूँ। तो ये है इस तरीका इस शॉर्ट चार्ट को याद करने का, और यही सारे शॉर्ट पीरियड गोल्स इन सब के सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास सक्सेस ऑफ प्लानिंग। सक्सेस ऑफ प्लानिंग का मतलब, अब भाई हमने इतने 5 साल के प्लान बनाए, 5 ईयर प्लान्स बनाए, क्या कहीं हम सक्सेस हुए या हम वहीं पर रह गए जहाँ पर शुरुआत की थी? नहीं। तो हमने क्या किया, हम बढ़े, हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ी, यानी कि हमारे देश की इनकम भी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम, प्रत्येक व्यक्ति आय भी बढ़ी। राइज इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट, हमने सेविंग भी ज़्यादा करना शुरू करा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना भी शुरू किया, हमने टेक्नोलॉजी भी नई यूज़ करनी शुरू करी। तो बहुत सारे फ़ायदे हमें यहाँ पर देखने को मिले इन 5 ईयर प्लान्स के। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज तेज़ी से बढ़ी और अलग अलग सेक्टर्स भी हमने एक्सप्लोर किए। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, यानी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिली, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी मिली, कम्युनिकेशन, रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, हर फैसिलिटी मिली। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, हमने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाई, और हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ा। तो हमारे 5 ईयर्स प्लान ये इन 8 लेवल्स पर खरे उतरे, लेकिन फिर भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है। उसका एक रीज़न है कि ये 5 ईयर प्लान जितने अच्छे से सक्सेसफुल होने चाहिए थे उतनी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हुए। तो फेलियर्स क्या थे इनके, वो देखो। एब्जेक्ट पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब अभी भी गरीबी बहुत थी, अभी भी लोगों को अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं मिल पा रही थी। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बेसिक ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, और वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, हमने कहा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, 50 सालों में हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई, लेकिन उस लेवल तक नहीं बढ़ा पाए कि सबको काम मिले। अभी भी हमारी मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स जो थी वो गरीब थी, अनएम्प्लॉयड थी, उनके पास काम नहीं था, और यही सबसे बड़ी समस्या थी। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ शहरों में तो तरक्की हुई, लेकिन रोड, सड़कें, एजुकेशन, हेल्थ गांव गांव तक नहीं पहुंची। अभी भी आधे लोगों के पास फ़ोन नहीं थे, गैस के चूल्हे नहीं थे, रोड्स नहीं थी, बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। तो ये सारी समस्याएं भी हमारे 5 ईयर प्लान में। उसके बाद स्क्यूड ऑन अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर और अमीर होता जा रहा था, गरीब के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, और यही थी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या। तो इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा देश गरीब था, और हमारे देश में गरीबी ज़्यादा थी, तो सारे प्लान फेल हो रहे थे। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही हम आपको अपडेट करेंगे।